आज हम जो क्वेश्चन करेंगे ये ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, बट क्वालिटी अगर क्वेश्चन की देखी जाए, ध्यान से पढ़ा जाए तो इस दिस क्वेश्चन हैज लॉट टू ऑफर फॉर जेई मेंस, बिटसेट एंड वेस्ट बंगाल जेई, और जो एग्ज़ाम आंध्र प्रदेश सीईटी एंड तेलंगाना सीईटी और नीट एग्जामिनेशन के लिए भी है। फिजिक्स तो चेंज नहीं होती, बट इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं और अलग अलग एग्जाम में आने की संभावना है। वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और आपको वाकई में टेस्ट करता है आपकी नॉलेज ऑल्टरनेटिंग करंट की। आइए पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, फिर एक क्विक रिविजन कर लेंगे कुछ टॉपिक्स का जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। देयर इज अ वोल्टेज E0 sin omega t, it's applied to a series LCR सर्किट। तो इसको कई बार RLC सर्किट भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सर्किट। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो रेजोनेंस का टॉपिक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, राइट। ड्राइव्स अ करंट, तो वोल्टेज ड्राइव्स अ करंट ऑफ I0 sin omega t plus phi in the circuit. Deduce the expression for average power dissipated in the circuit. एवरेज पावर निकालने को बोल रहा है, राइट। तो पहले हम एवरेज पावर भी समझ लेंगे क्या होती है। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो इसेंशियली अगर आप ध्यान से देखें तो एलसीआर सर्किट की एवरेज पावर निकालने को बोला गया है। एवरेज पावर की डेरिवेशन है। सो दिस क्वेश्चन इज मोर ऑफ अ डेरिवेशन, राइट। तो इस तरह की छोटी मोटी डेरिवेशन इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड रहती है। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फॉर सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर, तो देखिए जो सर्किट होते हैं एक शहर से दूसरे शहर में बिजली ले जाने वाले, उन सर्किट के अंदर उनको बोला जाता है द सर्किट्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रिक पावर। अब डैम पे बिजली बनी और डैम से लेके दिल्ली या बॉम्बे या कैलकाटा तक बिजली आती कैसे, राइट। सो देयर इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आपने बड़े बड़े खंबे देखे होंगे। अ लो पावर फैक्टर इम्प्लाइज लार्ज पावर लॉस इन ट्रांसमिशन। तो अगर ट्रांसमिशन के दौरान जो पावर ट्रांसमिट हो रही है उसका जो पावर फैक्टर अगर लो है, तो इसका मतलब होगा कि बहुत सारी पावर ट्रांसपोर्ट के अंदर ही वेस्ट हो जाएगी, राइट। जैसे पानी का टैंक होता है, पानी का टैंक पानी के मतलब जो कुआं होता है वहां से पानी लेके चलता है और घरों तक पहुंचाता है, लेकिन अगर पानी के टैंक में छेद हो तो बहुत सारा पानी वेस्टेज हो जाता है, राइट। इसी तरह से पावर ट्रांसफर जो सर्किट्स होते हैं, अगर उनकी पावर फैक्टर लो हो तो ज़्यादातर पावर उन्हीं के अंदर वेस्ट हो जाती है और जो शहर है या घर है वहाँ पे पावर ज़्यादा पहुँच नहीं पाती है। तो आपको समझाना है ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ सीरीज एलआर सर्किट, अब देखिए एलसीआर सर्किट की जगह एलआर सर्किट कर दिया और बोला एक्सएल इज इक्वल टू आर है। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज P1 when the capacitor of capacitance C such that XL is equal to XC is put in the series। अब देखिए ये बड़ी स्टैंडर्ड सी नॉन स्टैंडर्ड लैंग्वेज एक्चुअली अगर आप देखें, राइट। एक एलआर सर्किट के अंदर कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, लेकिन कैपेसिटर को जो इंट्रोड्यूस करा वो XL इज इक्वल टू XC करा, तो बोलता है कि द पावर फैक्टर बिकम्स P2। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ P1 एंड P2। तो हमें इसके अंदर जो हिडन हिंट्स हैं उनको समझना होगा और उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो तीनों ही क्वेश्चन देखिए अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, लेकिन एक कॉमन जो थीम है दैट इज द पावर फैक्टर। देखिए इधर भी पावर फैक्टर आ रहा है, इधर भी पावर फैक्टर आ रहा है, और जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 33A की, तो भी पावर फैक्टर का एक असर हमें नजर आएगा इन द डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर। आइए सब इससे पहले कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। ये वाला जो आपको चार्ट नजर आ रहा है कि किस टाइप का सर्किट है और उसके अंदर किस तरह का बिहेवियर नजर आता है वो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपका सर्किट इज कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव सर्किट में
अगर आप ध्यान से देखेंगे, it is purely capacitive. There is no inductance and no resistance, infinite, right? अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की, right? This is not कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये कैपेसिटेंस है. तो कैपेसिटेंस के पास इट हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड इनफाइनाइट इंडक्टेंस, राइट? और उसी तरह से अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, इट हैज जीरो रेजिस्टेंस एंड जीरो कैपेसिटेंस. तो ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चार्ट में आपको कुछ नई चीजें नजर आएंगी, जैसे मैंने आपको दिखाया. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर? इंफिनिटी, राइट? बट व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ अ इंडक्टर? दैट इज XL, राइट? इसका फॉर्मूला इक्वल टू ओमेगा L. तो ये वाले फॉर्मूले XL, XC, और ये देखिए, ये दिस इज द पावर फैक्टर विच वी वर रेफरिंग टू, जो आपने ट्रायंगल बनाया है, इम्पीडेंस ट्रायंगल. तो इम्पीडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल की भी समझ होनी चाहिए. दिस इज योर इम्पीडेंस फॉर्मूला. तो ये जो चार्ट है, दिस चार्ट हैज टू बी मेमोराइज्ड बिकॉज इट टॉक्स अ लॉट अबाउट. देखिए, जैसे कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, इसके अंदर जो वोल्टेज है दैट लीड्स बाय पाई बाय 2, whereas in a purely capacitive circuit the voltage lags by pi by 2. ये basics जो हैं, the basic chart of this chapter is this, right? अगर ये चार्ट आपको समझ है इस चार्ट की, you can do a lot with the help of this chart. तो सबसे पहले इस चार्ट को बहुत अच्छी तरह से याद करके जाइए और समझ के जाइए. आसान है, बहुत बेसिक चार्ट है. आगे बात करते हैं कुछ सेकंड टॉपिक जो मैं रिवाइज करना चाहता था. एक RLC सर्किट के अंदर मान लीजिए, सिर्फ अगर बात करें, इन्होंने बात करी कि कैलकुलेट द एवरेज पावर डिसिपेटेड. लो पावर फैक्टर इंप्लाइज लार्ज पावर लॉस. देखिए, जो डिसिपेशन होती है, पावर की डिसिपेशन और पावर का जो लॉस होता है, राइट, ये सारे अगर हम एलिमेंट्स को देखें RLC, तो द डिसिपेशन एंड पावर लॉस इज बेसिकली द वेस्टेज, राइट? ये वेस्टेज ही होती है. वेस्टेज जो होती है, ध्यान रखें, द वेस्टेज इज एक्चुअली हैपनिंग इन द रेजिस्टर. जब भी आप पावर निकालते हैं, या किसी सर्किट, RLC सर्किट या एक ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस तीनों हो, या एक रिएक्टिव एलिमेंट हो और एक रेजिस्टर हो, तो ऐसे सर्किट्स के अंदर जो रियल पावर कंज्यूम होती है, जिससे मैं बोल रहा हूँ वेस्टेड या लॉस जो होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टर. ये याद रखिए आप. और देखिए, रेजिस्टर का जो पावर फैक्टर है cos phi, अगर मैं निकालना चाहूँ cos phi, तो दैट इज 1. तो रेजिस्टर जो होता है, हमेशा पावर डिसिपेटेड और पावर लॉस का कारण जो है रेजिस्टर होता है. अच्छा, प्योर इंडक्टर की अगर मैं बात करूं, यहाँ कोई वेस्टेज नहीं होती है. सारी की सारी एनर्जी गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये भी आपको पता होना चाहिए. और अगर वोल्टेज जब आपने लगाई एक कैपेसिटर पे और उसने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करा, तो द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी आपको पता होना चाहिए. तो द ओनली reason why the power gets wasted or dissipated or used is resistance, right? So resistance के केस में आप याद रखें कि ये जो क्वेश्चंस हैं रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा लिंक्ड हैं, क्योंकि इनके अंदर पावर लॉस और पावर डिसिपेशन है. अब बात करते हैं, इन्होंने बोला एवरेज पावर निकाली. तो एवरेज पावर होती क्या, अगर आप देखें तो जो पहला क्वेश्चन है डेरिवेशन वाला, बेसिकली इट्स time average, right? 0 to t and 0 to t p dt, right? p अगर ये हम निकालते हैं, divided by t करते हैं, this is the average power over the whole cycle. Average power over whole cycle, right? अब बात करते हैं पावर फैक्टर. वैसे तो पावर फैक्टर आपको पता होगा, बट इसकी जो कन्वेंशनल डेफिनेशन जो है वो ये है कि जो इट इज़ द
amount of power delivered in the circuit is less than the theoretical maximum of the circuit due to voltage and circuit becoming out of phase. देखिए वैसे expected है कि power should be V into I, लेकिन alternating currents के अंदर क्या होता है, there is always a phase difference between V and I because of the inductive and capacitive elements. कैपेसिटर और इंडक्टर जब ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर आ जाते हैं तो देयर इज अ फेज डिफरेंस. क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फेज हो जाते हैं तो जो न्यू पावर आती है आपकी एवरेज, दैट कम्स आउट टू बी वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, राइट. तो आपकी जो एक्सपेक्टेड पावर थी वो थी ये, लेकिन क्योंकि वोल्टेज और करंट आपस में आउट ऑफ फेज थे बाय एन एंगल ऑफ फाई, तो नई पावर आपकी आ गई ये. अगर मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया कि P जो मेरी आउट ऑफ फेज जो एक एवरेज पावर इन इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में, अगर मेरा फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू कॉस फाई और एक्सपेक्टेड मेरा था P, लेकिन आउट ऑफ फेज होने की वजह से वो वी आई की जगह वी आई कॉस फाई बन गया. तो आंसर इज कॉस फाई एंड देयरफॉर यू कैन सी it is basically the power average is given by P times cos phi, right. So कम हो गई क्योंकि cos phi की वैल्यू आपको पता है कि it lies between 1 and 0, right. So cos phi lies between 1 and 0, which is less than the P which we are referring to. So therefore the पावर फैक्टर इज द अमाउंट बाय विच द पावर. तो देखिए P को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उस फैक्टर से जिससे P ओवरऑल कम हो जाएगा, राइट. सो इट इज अ फैक्टर डिलीवर्ड इन द सर्किट, इट इज द अमाउंट बाय विच द पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट इज लेस देन द थ्योरेटिकल मैक्सिमम. थ्योरेटिकल मैक्सिमम ये था आपका V इंटू आई, राइट. लेकिन साथ में कॉस फाई भी लिखा जा रहा है इसके, इसीलिए वो फैक्टर से जब मल्टीप्लाई हुआ तो जो थ्योरेटिकल मैक्सिमम है वो कम हो गया बेसिकली. ऑलराइट, तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की और सॉल्व करते हैं. ये एक क्विक रिवीजन था और उम्मीद करता हूँ आपको ये हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के अंदर. मेरी प्लेलिस्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट की, 150-200 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करे गए हैं. प्लीज़ उनको देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. आइए आगे बढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन, derive the expression of average power given I is equal to sin omega t plus phi and voltage. देखिए मैंने आपको पहले ही एवरेज पावर की डेफिनेशन भी बता दी है. तो मैं पहला सोल्यूशन 1 की अगर मैं बात करता हूँ, सोल्यूशन 1, सो माय पावर एवरेज विल बी गिवन बाय 1 to t. टाइम एवरेज निकालनी है, 0 to t की बात करते हैं, v इंटू आई इंटू dt की अगर मैं बात करूं तो दैट इज माय टाइम एवरेज. माय वोल्टेज इज E नॉट साइन ओमेगा टी, माय करंट इज I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई एंड दिस इज dt 0 to t 1 by t, राइट. और 1 by t E नॉट आई नॉट और इंटीग्रल ऑफ 0 to t साइन ओमेगा टी. ये देखिए साइन ऑफ a माइनस बी है, इसको खोल लेते हैं. साइन ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी. सो दिस इज योर dt इज इक्वल टू 1 by t E नॉट आई नॉट, राइट. इसको खोल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई माइनस साइन फाई कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी. ओके, एंड दिस इज 0 to t dt. ओके, थोड़ी सी इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आना ज़रूरी है. तो बहुत सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत है, लेकिन बेसिक्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ खास नहीं इसके अंदर. 1 by t E नॉट आई नॉट 0 to t, मैं इन दोनों को अलग अलग लिख देता हूँ. साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस
phi dt minus integral 0 to t sin phi cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी डी टी। देखिए ये जो टर्म है, ये इसके अंदर आप देखिए, ये दिस इज, इफ यू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, you are likely to get this as half, okay, and the first term, okay, so this becomes 1 by 2, and this part which is your sin phi into cos omega 2, this will become 0. So your net answer, which is your P average, comes out to be E naught I naught by 2. This is your net answer which you will get, right? And this is your P average. इसमें मैंने हाफ के अंदर पूरा इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, मैंने आपको दिखाया नहीं है, बट प्लीज डू प्रैक्टिस इंटीग्रल ऑफ cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin squared theta. तो sin squared theta था ये, इसका इंटीग्रल आपको निकालने आना चाहिए, राइट? cos 2 थीटा का बहुत बार यूज होता है ये। तो हमारा P एवरेज देखिए क्या आया, दिस इज माई P एवरेज एंड आई कैन री राइट दिस एज, एंड ऑफ कोर्स ये cos phi भी लिखना चाहिए था मुझे, cos phi, एंड आई कैन राइट दिस एज E RMS मल्टीप्लाई बाय I RMS मल्टीप्लाई बाय cos phi, रूट मीन स्क्वायर की टर्म्स में मैंने P एवरेज निकाल लिया। सो ये तो बहुत ही देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एक डेरिवेशन थी, और पावर एवरेज इन एन RLC सर्किट के अंदर एक टर्म आई cos phi, राइट? जो एक्सपेक्टेड मैक्सिमम पावर थी दैट शुड हैव बीन दिस मच, राइट? बट साथ में एक फैक्टर लग गया जो 0 और 1 के बीच में होता है। सो दिस इज अ फैक्टर विच एक्चुअली रिड्यूसेस द थ्योरेटिकल मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड एज पावर फैक्टर। और मैंने आपको बता दिया जो PA पावर जो आई है, राइट, दिस इज द पावर विच इज द पावर डिसिपेटेड और लॉस्ट। ये रेजिस्टेंस के अंदर होती है पावर, राइट? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाली पावर नहीं है जो कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर स्टोर हो जाती है। दिस गेट्स वेस्टेड, इसी का बिल आता है आपके घर में, E RMS I RMS इंटू cos phi का बिल आता है आपके घर में। This is associated with the power consumed by the resistance. Remember that. आगे बढ़ते हैं. Okay. Now let's talk about a scenario जहाँ पे question is for circuits used for transporting electric power, a low power factor implies large power loss. क्यों? तो आप देखिए पहले तो पावर ट्रांसमिशन के अंदर होता क्या है और क्या चल रहा है उसके अंदर। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। देखिए आपने यहाँ पे एक पावर, आपका यहाँ पे एक पावर जनरेशन हो रही है आपकी, राइट? मैं ब्लॉक डायग्राम की टर्म्स में आपको समझा देता हूँ सो दैट यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम। ये आपका पावर जनरेटर है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है, राइट, जो स्टेप अप करता है। आप हमेशा वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे भेजना चाहते हैं, पावर को हाई वोल्टेज पे भेजना चाहते हैं, लो करंट पे भेजना चाहते हैं। तो अब ये पावर जो है ये दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा दी जाती है और ये आपकी पावर ट्रांसमिशन की वायर्स हैं। दीज आर पावर ट्रांसमिशन वायर्स। नाउ द प्रॉब्लम इज कि आप लॉस नहीं चाहते इसके अंदर, राइट? यू डोंट वांट लॉस, सो यू वांट बेसिकली सो पावर आपको मालूम है, वट एवर पावर इज बीइंग ट्रांसफर्ड इज I इंटू V इंटू cos phi। अब जब हम cos phi की बात करते हैं तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, या RLC सर्किट तो आपको दिखता नहीं है बिल्कुल भी, राइट? बट अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो वो बोलता है कि जो सर्किट्स हैं जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज होते हैं उनका अगर पावर फैक्टर कम हुआ, तो आप ध्यान से देखिए जो सर्किट है, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, राइट? दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर, दिस इज अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस, राइट? अगर आपका जो पावर फैक्टर लो हुआ, इफ योर पावर फैक्टर इज लो,
दिस मीन्स cos फाई की पावर जो है आपकी लो हुई, तो जो पावर एवरेज आप ट्रांसफर करेंगे दैट विल बी आई आर एम एस इंटू वी। मान लीजिए cos फाई आपका कम्स आउट टू बी 0.2, राइट, इंटू 0.2 हो गया आपका। क्योंकि जो पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर देखिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, दिस इज एन इंडक्टिव लोड, राइट, इट्स एन इंडक्टिव, इसके अंदर अपना इंडक्शन कॉइल्स हैं, मतलब ये द ट्रांसफार्मर हैज इट्स ओन कॉइल एंड इंडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दीज आर द वायर्स हैविंग रेजिस्टेंस। तो आप चाहते हैं रेजिस्टेंस इस तरह की वायर चुनी जाए जिनकी रेजिस्टिविटी भी कम हो, जिससे कि कम से कम रेजिस्टेंस हो, वेस्टेज ना हो पाए। अगर पावर फैक्टर इन इस ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, देखिए आपको पावर फैक्टर से ऐसा लग रहा होगा कि आरएलसी सर्किट के अंदर पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट लागू होता है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन के अंदर भी देयर आर दीज एलिमेंट्स लाइक आरएलसी जो डायरेक्टली तो नहीं दिख रहे हैं, बट दे आर फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रांसफार्मर के बारे में बता दिया। एक वायर है, अब वायर जो है हम तो बोल रहे हैं कि प्योरली रेजिस्टिव है, बट द वायर मे हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस आल्सो, राइट। सो द पावर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो ट्रांसमिट करने के काम आ रहा है। अब ये जो है दूसरी साइड शहर के पहुंचता है, तो यहाँ पे देयर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट, तो वोल्टेज को कम कर दिया जाता है, हाई वोल्टेज पे भेजा जाता है पावर को और लॉसेस को कम करने के लिए। बट अगर पावर फैक्टर ऑफ दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ट्रांसमिशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इसका पावर फैक्टर आपने कम रखा है, देन द पावर विच गेट्स ट्रांसमिटेड इज दिस मच, राइट, कम हो जाएगी। मान लीजिए पावर फैक्टर इसका 0.7 है, राइट, सो नाउ द पावर ट्रांसफर्ड इज आई इंटू वी इंटू, आपने वोल्टेज हाई रखी है क्योंकि आपको बेसिकली मालूम है कि हाई वोल्टेज पे लॉसेस कम होते हैं, करंट कम हो जाता है, राइट। बट आपका कंट्रोल एक और एलिमेंट पे होना चाहिए विच इज द पावर फैक्टर ऑफ द ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। ट्रांसमिशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे मेरा मतलब है ये वाली वायर, ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर इंडक्टिव लोड वगैरह है, तो आप यहाँ पे भी बैलेंसिंग के लिए कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो दैट यू कैन इम्प्रूव योर पावर फैक्टर। तो अगर आपने आई इंटू वी इंटू 0.7 लिया तो देखिए ये पावर बढ़ गई, राइट, सो द पावर हैज गॉन अप, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मोर। तो ये पावर ही तो जारी है, दिस पावर विच वी आर कैलकुलेटिंग इज द पावर, हमने वोल्टेज हाई रखी है। ये क्वेश्चन भी आता है कि वाई इज द वोल्टेज केप्ट एट हाई वैल्यू फॉर ट्रांसमिटिंग द पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पे आपको पावर ट्रांसमिट करनी है तो वोल्टेज हैज टू बी केप्ट वेरी हाई बिकॉज यू वांट टू कीप द करंट लो, बिकॉज इफ द करंट इज लो देन द रेजिस्टिव लॉसेज आर लो। बट एक एलिमेंट और भी है विच इज पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। सर्किट मतलब ये वाला सर्किट नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा ही एक सर्किट पावर ट्रांसमिशन के अंदर भी होता है। वी वांट द power factor to be very high so that the power transferred is maximum and losses are low। नहीं तो पावर ट्रांसफर बहुत कम होगा, जैसे 0.2 पे आप देख लीजिए कितनी कम पावर जाएगी, ओनली 20% ऑफ द मैक्सिमम पावर विच यू वांट टू डू विल बी ट्रांसमिटेड, यहाँ पे 70% विल बी ट्रांसमिटेड। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो पावर ट्रांसमिशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी अपना एक पावर फैक्टर होता है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए। फॉर द सर्किट्स यूज्ड अ लो पावर फैक्टर इंप्लाइज अ लार्ज पावर लॉस इन द ट्रांसमिशन। ये क्वेश्चन वो नहीं है कि आपने वोल्टेज हाई क्यों रखी है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, ये क्वेश्चन है कि आप लो पावर फैक्टर पे पावर को ट्रांसमिट ना करें, आपकी वेस्टेज हो जाएगी, राइट, और हाई पावर फैक्टर पे आप ट्रांसमिट करें। तो keep your cos phi of the transmission infrastructure to be high to so that your P transmission, बहुत सारे बच्चों का इंप्रेशन है कि P transmission is V into Y, वोल्टेज है हाई रखनी है, करंट हाई रखना है। नो, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक cos phi होता है जिस पे अगर आपका कंट्रोल नहीं हुआ तो पावर लॉसेस कैन बी वेरी हाई। इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ता है, इसके लिए भी इक्विपमेंट आता है, जैसे कि अगर इंडक्टिव लोड है ट्रांसफार्मर का
तो कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है सो दैट द पावर फैक्टर इम्प्रूव्स। कैपेसिटर लगाने से पावर फैक्टर हमेशा इम्प्रूव होता है। सर्किट क्या है एक ट्रांसमिशन लाइन का, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए दैट अ पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ तारें ही नहीं होती हैं, उसके अंदर इंडक्टर और कैपेसिटर का भी रोल होता है। इंडक्टर भी होता है, आप देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर है और कैपेसिटर लगा के हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर का पावर फैक्टर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट। तो देखिए हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सर्किट नहीं बना रहे हैं, बट हमें कॉन्सेप्चुअली पावर फैक्टर के बारे में समझ होनी चाहिए कि बेटर द पावर फैक्टर मोर इज द पावर कंज्यूम्ड, डिसिपेटेड या लॉस्ट इस केस के अंदर, राइट। यहाँ पे लॉस होने का खतरा है, तो पावर फैक्टर इंप्रूव करने से हम ज़्यादा पावर ट्रांसमिट कर पाएंगे। इन अ सीरीज LR circuit, XL is equal to R and the power factor of the circuit is P1। ठीक है, आपने अब XL is equal to एक LR सर्किट लिया, उसके अंदर आपने जो पावर फैक्टर है, मतलब ये वाले सर्किट के अंदर मैं बोलूँ तो XC is missing, XC is missing, XC is missing। तो XC जब मिसिंग है तो आप बात कर रहे हैं XC is missing और सर्किट आपका रह जाएगा R² प्लस XL। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि इट्स अ LR सर्किट। तो मैं थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। सो यू नो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL² ओनली। आपने ये वाला सर्किट लिया। अब इस सर्किट के अंदर आपने एक और R इज इक्वल टू XL है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R² प्लस R² इज इक्वल टू √2R। और अगर मैं इसको बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ द इम्पिडेंस ट्राइंगल, माई दिस इज माई XL, दिस इज माई R, दिस इज माई phi, सो माई cos phi इज इक्वल टू R अपॉन, देखिए ये मेरा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ XL² प्लस R²। सो पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट विल बी cos phi इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट ऑफ XL² प्लस R² इज इक्वल टू R अपॉन अंडर रूट 2R। तो मेरा cos phi जो है दैट कम्स आउट टू बी 1/√2। सो मैं P1 विच इज द पावर फैक्टर ऑफ द LR सर्किट इज 1/√2। अब मैंने इस सर्किट के अंदर कुछ करा और मैंने XL इज इक्वल टू XC लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, इफ XL इज इक्वल टू XC सेकेंड पार्ट में, देन व्हाट विल हैपन, द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव लोड विल कैंसल ईच अदर, राइट, क्योंकि Z का फॉर्मूला इज R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर का अंडर रूट। सो दिस इज R² प्लस 0² इज इक्वल टू R। सो दिस इज Z, राइट। Z इज इक्वल टू R हो गया आपका, सिंपल। अब व्हाट इज अ पावर फैक्टर ऑफ अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? अगर आपका रेजिस्टिव सर्किट है देन द पावर फैक्टर, आप ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे इट्स प्योरली, तो पावर फैक्टर इज 1, राइट। सो विच इज योर P2। तो आपने सेकेंड केस के अंदर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बना दिया, रेजोनेंस वाली कंडीशन कर दी, इन दोनों को बराबर कर दिया। सो P2 इज 1। सो देयरफॉर द रेशियो ऑफ P1 by P2 विल कम आउट टू बी 1/√2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1/√2। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। पावर फैक्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके बारे में डिटेल पढ़ के जाएं। स्पेशली आई थिंक द क्वेश्चन ऑन ट्रांसमिशन वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, but I hope I have been able to successfully explain you this question also, okay। और तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। पावर फैक्टर के ऊपर बहुत अच्छी कमांड बना के जाइए, रेजोनेंस के ऊपर बहुत अच्छी कमांड बना के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेजोनेंस शायद डिलीट हो गया है, लेकिन जेईई मेंस में शायद रेजोनेंस अगर आता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो पावर फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, पावर कंजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मार्कर के लिए आपको एवरेज पावर की डेफिनेशन, पावर फैक्टर की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रीजनिंग असर्शन के अंदर आपको ये एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्योर इंडक्टर, इस टाइप के क्वेश्चन आपको रीजनिंग एंड असर्शन में भी आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया।
अगर पसंद आया तो इसको लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट के करीब 150 से 200 वीडियो हैं, सारे के सारे देखिए। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जेईई मेंस की किताब की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर सारा का सारा जो है एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। तो थैंक यू वेरी मच, और मेरे अगले वीडियो की वेट करें।